नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और दोस्तों अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी का आपका जो क्वेश्चन पेपर है दोस्तों 6 फरवरी 2019 का जो शिफ्ट 1 का पेपर इंग्लिश का पेपर है दोस्तों, वो हम लोग पूरे डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। और चलिए तो देर किस बात की और शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन आ गया दोस्तों। पहला ही क्वेश्चन आप देखो कैसे इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस है ये कौन से फॉर्म में है। ये आपका एक्टिव फॉर्म का सेंटेंस है दोस्तों, ठीक है ना। ये पर्टिकुलर सेंटेंस आपका एक्टिव फॉर्म का है। क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। The secretary gave me the application form। दोस्तों एक्टिव और पैसिव का मैं आपको स्ट्रक्चर भी बताने वाला हूं बिल्कुल डिटेल में। आप देखो इधर एक्टिव और ये यहाँ पर हमारा जो है पैसिव हो गया दोस्तों। एक्टिव और पैसिव, एक्टिव में क्या होता है कि सबसे पहले शुरुआत हम लोग सब्जेक्ट से करते हैं, ठीक है ना। सब्जेक्ट से करते हैं और उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो भी आता है उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट आता है ना। तो उसके बाद जो है आप ये मानकर चलें कि वर्ब और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन पैसिव में जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट आपका पहले और उसके बाद जो है आपका हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद जो भी आपका मेन वर्ब होगा वो हमेशा याद रखना, हमेशा मेन वर्ब जो है पैसिव में थर्ड फॉर्म का होता है। और सब्जेक्ट हमेशा जो है बाय के बाद आता है, बाय लगकर फिर आपका सब्जेक्ट आता है। तो ये तो एक कॉमन स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो इसमें आप देखो है ना, इसमें क्या लिखा हुआ है कि द सेक्रेटरी जो है ये हो गया सब्जेक्ट और गेव जो हो गया ये हो गया आपका मेन वर्ब। लेकिन दोस्तों मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म? सेकेंड वाला फॉर्म, ठीक है ना। ये आप याद रखना, मेन वर्ब का सेकेंड वाला फॉर्म। और ये हो गया मी जो कि आपका ऑब्जेक्ट टू। दो ऑब्जेक्ट्स हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, है ना। मी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट टू हो गया। और द एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपका ऑब्जेक्ट 1 हो गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट 1। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग जो है शुरुआत किससे करेंगे? ऑब्जेक्ट 1 से करेंगे, ठीक है ना। अब इसमें आप देखो सब्जेक्ट, उसके बाद जो है वर्ब जो है आपका कौन सा है? मेन वर्ब और उसका सेकेंड फॉर्म, और उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट 2 और फिर ऑब्जेक्ट 1। तो हम लोग जो है शुरुआत किससे करेंगे? ऑब्जेक्ट 1 से दोस्तों हम लोग शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है। आप ये याद रखें। और उसके बाद जो है याद रखना हेल्पिंग वर्ब आता है या फिर उसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों, ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर आपका मेन वर्ब का पास्ट टेंस है, सेकेंड फॉर्म है, उस हिसाब से यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी पास्ट टेंस होगा, ठीक है ना। अब वो पास्ट टेंस में क्या होगा? या तो वॉज होगा या फिर वर होगा। और उसके बाद जैसे कि मैंने बताया कि मेन वर्ब जो है दोस्तों उसका थर्ड फॉर्म होने वाला है। कौन सा फॉर्म होने वाला है? थर्ड वाला फॉर्म होने वाला है। और इसके साथ आप चाहें तो फिर ऑब्जेक्ट 2 लगा सकते हैं, है ना, ऑब्जेक्ट 2 लगा सकते हैं। उसके बाद जो है बाय, और उसके बाद जो है हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों? सब्जेक्ट आ जाने वाला है, ठीक है ना, सब्जेक्ट आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। शुरुआत करो आप किससे? द एप्लीकेशन फॉर्म से। चारों ऑप्शंस में आप देखो क्या लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? चारों में एप्लीकेशन फॉर्म लगा है। चलिए ये तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या होना चाहिए? देखो ये जो नेक्स्ट स्टेप है ना दोस्तों, ये ही डिसाइड कर देगी कि हमारा आंसर कौन सा है, ठीक है ना। बिल्कुल हमको पता चल जाएगा कैसे, क्योंकि आपको लगाना है हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब लगाना है आपको पास्ट टेंस का। तो आप देखो एप्लीकेशन जो है वो सिंगुलर नाउन है, एक वचन है, तो जाहिर सी बात है वहां पर क्या आने वाला है? वॉज। बताओ जरा भाई, बताओ मुझे कि कौन से वाले ऑप्शन में जो है वॉज आ रहा है? इस ऑप्शन में वॉज आ रहा है। चलिए इसमें वॉज नहीं आ रहा है, मतलब बी को आप हटा दो यहाँ से, है ना। इसके अंदर जो है हैड आ रहा है, मतलब बी सी को भी आप यहाँ से हटा दो। और इसके अंदर वॉज आ रहा है, चलिए तो फर्स्ट भी हो सकता है और डी वाला भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर उसके अब आगे बढ़ते हैं और इसके आगे आप देखो क्या लगा हुआ है? बीइंग। अब ये जो आईएनजी वाला है बीइंग, बी के साथ जो आईएनजी लगा है, ये दोस्तों केवल
कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंस में लगने वाला है। ठीक है, कंटिन्यूस टेंस मतलब अगर यहाँ पे वर्ब के साथ आईएनजी होता तो यहाँ पर अगर लिखा होता है कि द सेक्रेटरी इज गिविंग मी द एप्लीकेशन फॉर्म या वॉज गिविंग मी द एप्लीकेशन फॉर्म, तो हम लोग यहाँ पर जो है वॉज बीइंग गिवन बिल्कुल सही लगा देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब ए वाला जो है वो रॉन्ग आंसर। और दोस्तों हमारा जो है करेक्ट आंसर क्या हो गया, डी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, देखो क्या लगा है, द एप्लीकेशन फॉर्म वॉज, और यहाँ हमारा जो है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया। और उसके बाद देखो टू मी, वॉज गिवन टू मी बाय द सेक्रेटरी, जो कि हमारा सब्जेक्ट है दोस्तों। ठीक है ना, तो आप खुद देखें कि एप्लीकेशन फॉर्म वॉज गिवन टू मी बाय द सेक्रेटरी, बिल्कुल आपका एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर डी वाला हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये हमारे जो है क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन है। ठीक है ना, क्लोज टेस्ट इसको कहते हैं दोस्तों। और इसमें जो है आपके करीब कितने क्वेश्चंस हैं, 2 से लेकर 11, मतलब 10 क्वेश्चंस जो है दोस्तों, 10 फिलर्स है आपके। और आप जैसे कि इसके अंदर देख पा रहे हैं 2, 3, 4 है ना, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 दोस्तों, ये जो है ये आपके कुछ ब्लैंक्स हैं। ये क्या है, आपके ब्लैंक्स हैं। इन ये जितने भी हमारे ब्लैंक्स हैं, इनकी जगह पर जो है एक वर्ड आना है। और हर एक वर्ड का दोस्तों, हर एक वर्ड के लिए जो है आपके पास 4-4 ऑप्शंस हैं। ये जैसे 2 में 4, 3 में 4 ऑप्शंस, 4 में, इस तरीके से हमको जो है जो भी राइट ऑप्शन है उस पर हमको टिक लगाना है, वो हमको आंसर बताना है। चलिए, तो इसको जो है करने का तरीका क्या है भाई। क्लोज टेस्ट एक तरह से पैसेज जैसा होता है। आपके सामने जो है एक बड़ा सा पैसेज है पूरे फुल स्लाइड का, और इस पैसेज को हम लोग पहले एक बार पढ़ेंगे। ठीक है, उसके दूसरी बार हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इसके अंदर जो है किसके बारे में बात हो रही है। उसके बाद जो है दोस्तों मैं आप लोगों को ब्लैंक्स कराऊंगा, है ना। हालांकि हम लोग सीधा डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि आपको जो है पैसेज को का एक 20 to 30% आपको उस पैसेज के बारे में पता होना चाहिए कि ये पैसेज जो है ये है किसके बारे में, भाई इसके अंदर किसकी चर्चा हो रही है। एक रफ आइडिया आप लोगों को होना चाहिए, ताकि आप जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करो तो बहुत आसानी से आपका जो ब्लैंक है उसको आप अप्रोच कर सकते हो। ठीक है ना, चलिए तो शुरू करते हैं। एक बार मैं पूरा रीडिंग करूंगा शुरू से लास्ट तक, और मेरे साथ जो है आप लोग भी रीडिंग करें, और दूसरी बार हम लोग इसको समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ब्लैक फ्राइडे, द डे फॉलोइंग थैंक्सगिविंग डे, इज वाइडली एज द बिगिनिंग ऑफ द क्रिसमस शॉपिंग सीजन। Most dash retailers open early and dash promotional sales to dash the holiday shopping season. Often the 3 days following Thanksgiving are holidays, thereby increasing the number of dash shoppers. It has dash been the busiest shopping day of the year since 2015. The earliest dash of the use of the phrase Black Friday in a shopping dash suggests that it originated in Philadelphia, where it was used to describe the heavy and dash traffic that occurred on the day after Thanksgiving. The usage of the term Black Friday dash back to at least 1961. ठीक है, ये तो था इसका रीडिंग। चलिए अब समझते हैं। ब्लैक फ्राइडे, द डे फॉलोइंग थैंक्सगिविंग डे। अच्छा, किसकी बात हो रही है यहाँ पर? ब्लैक फ्राइडे की। एक दिन है जिसका नाम दिया गया है ब्लैक फ्राइडे, ठीक है, काला शुक्रवार इस तरह से। और द डे फॉलोइंग थैंक्सगिविंग डे, इसका मतलब ये जो दिन है ये फॉलोइंग का मतलब है इसके बाद आता है। भाई ये जो ब्लैक फ्राइडे है ये कौन से दिन के बाद आता है? थैंक्सगिविंग जो डे है जो मनाया जाता है, जैसे रोज डे होता है, फ्रेंडशिप डे होता है, उसी प्रकार से एक थैंक्सगिविंग डे होता है जिसमें हम लोग सबको थैंक यू कहते हैं, शुक्राना करते हैं। ठीक है, तो ये जो थैंक्सगिविंग डे है इसके जस्ट बाद में उसके जस्ट दूसरा दिन जो है वो आता है ब्लैक फ्राइडे। अब
तो एक चीज हमको समझ में आ गई कि पूरा का पूरा पैसेज ब्लैक फ्राइडे के ऊपर है, ये क्या होता है उसके ऊपर है। ठीक है, तो ये following day is widely dash as the beginning of the Christmas shopping season। इस दिन को जो है, कौन से दिन को, ब्लैक फ्राइडे को क्या माना जाता है, एक तरह से शुरुआत मानी जाती है किसकी, क्रिसमस के शॉपिंग सीजन की शुरुआत मानी जाती है कि इस दिन से जो है क्रिसमस की शॉपिंग का सीजन जो है वो शुरू हो जाता है। ठीक है, तो मोस्ट डैश रिटेलर्स, जो शॉप वाले हैं, रिटेलर दुकानदार जो है, ओपन अर्ली, तब से ये क्या करते हैं, दुकानें जल्दी खोल देते हैं, और एंड डैश प्रमोशनल सेल्स वगैरह को बढ़ा देते हैं टू डैश दी हॉलीडे शॉपिंग सीजन, की ये हॉलीडे शॉपिंग सीजन जो है उसमें फायदा उठा सके इस तरह से। चलिए, ऑफन मतलब कई बार, द 3 days फॉलोइंग थैंक्स गिविंग आर हॉलीडेज thereby increasing the number of dash shoppers। कई बार क्या होता है कि 3 दिन जो है थैंक्स गिविंग के बाद जो है 3 दिन तक छुट्टियां रहती है, और उससे क्या होता है कि नंबर ऑफ डैश शॉपर्स, जो खरीदारी जो है, दुकानदारी जो है वो और फास्ट हो जाती है, ज्यादा लोग चीजें खरीदते हैं। ठीक है, आगे, इट हैज डैश बीन द बिजिएस्ट शॉपिंग डे ऑफ द ईयर सिंस 2015। कि ये जो दिन है, कौन सा, ब्लैक फ्राइडे, इसको क्या माना गया है, बिजिएस्ट शॉपिंग डे ऑफ द ईयर माना गया है। सिंस 2005 से लेकर आज तक, सिंस लगा हुआ है कि तब से आज तक जो है ये जो ब्लैक फ्राइडे का जो दिन है, इसको सबसे व्यस्ततम शॉपिंग डे, लोग इस दिन जो है सबसे ज्यादा लोग आते हैं बाजार में खरीदारी करने। ठीक है, द अर्लीस्ट डैश ऑफ द यूज ऑफ फ्रेज ब्लैक फ्राइडे इन अ शॉपिंग डैश, ये जो सबसे पहला जो रिकॉर्ड है, या सबसे पहले हमको कब पता चलता है कि ये जो शब्द है, कौन सा, ब्लैक फ्राइडे का जो शब्द है शॉपिंग के, इसमें सबसे ज्यादा, सबसे पहले जो है कब इस्तेमाल हुआ था, ये सब चीजें सजेस्ट करती हैं दैट इट ओरिजिनेटेड इन फिलाडेल्फिया। मतलब एक रिकॉर्ड से सबसे ये पता चलता है कि सबसे पहले ये जो शब्द ब्लैक फ्राइडे है, इसका उपयोग हुआ था कहाँ पर, फिलाडेल्फिया नाम की जो जगह है वहां पर इसका उपयोग हुआ था। ठीक है ना, आगे क्या, वेयर इट वॉज यूज टू डिस्क्राइब द हेवी एंड डैश ट्रैफिक दैट अकर्ड ऑन द डे आफ्टर थैंक्स गिविंग। अच्छा दोस्तों, अब आई बात समझ में कि ये जो ब्लैक फ्राइडे नाम कैसे पड़ा। भाई एक चीज आप याद रखें कि सबसे पहले इसका नाम कहाँ पर ओरिजिनेट हुआ था, फिलाडेल्फिया करके एक जगह है, वहां पर हुआ था अमेरिका में। और इस क्यों हुआ था, उसका कारण ये है कि ये जो थैंक्स गिविंग डे जो था, उसके दूसरे दिन बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया था, बहुत पूरा ट्रैफिक जैम पैक हो गया था, पूरा गाड़ियों को निकलने की जगह नहीं, लोग भी जा नहीं पा रहे थे, इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो गया था, बहुत ज़्यादा हैवी और डैश ट्रैफिक हो गया था उसके अगले दिन, और उसके कारण जो है उसको ब्लैक फ्राइडे नाम करार दिया गया। देखो, यूसेज ऑफ टर्म ब्लैक फ्राइडे जो है डैश बैक टू, आप बोल सकते हो कि ये सबसे पहले जो है 1961 में इस शब्द का शुरुआत हुई थी। इस शब्द को सबसे पहले जो है 1961 में यूज किया गया था, और इसका बिल्कुल सीधा सा मतलब ट्रैफिक जैम से है कि उस समय जो है इतना ज़्यादा थैंक्स गिविंग के बाद ये ट्रैफिक जैम हो गया था, और उसके कारण जो है बहुत प्रॉब्लम्स आ गई थी, और इसलिए इसको ब्लैक फ्राइडे नाम दिया गया था। ठीक, चलिए दोस्तों, इससे जो है हमको एक रफ आइडिया लग गया कि एग्जैक्टली ये जो पैसेज है ये किसके बारे में है। ठीक है, 20-30% हमको एक आइडिया लग गया। अब हम लोग चलिए इसके ब्लैंक सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट वाला क्या लिखा है आपका, ब्लैक फ्राइडे द डे फॉलोइंग थैंक्स गिविंग डे इज वाइडली डैश। ये जो ब्लैक फ्राइडे है जो कि थैंक्स गिविंग के दूसरे दिन आता है, इसको बहुत वाइडली मतलब इसको क्या बोला जाता है, डैश एज द बिगिनिंग, इसको क्या माना जाता है। देखो ऑप्शन है वाइडली नोटेड या रिगार्डेड या थॉट या जज्ड। तो इसको वाइडली, देखो जाहिर सी बात है वर्ब का क्या आने वाला है, सेकेंड फॉर्म आने वाला है, और इसको ऐसा माना जाता है। तो माना जाता है उसके लिए कौन सा वर्ड है, ये रिगार्डेड। ठीक है ना, माना
जाता है, ठीक है ना, ये क्या होता है, माना जाता है, या इसको ये इसकी उपाधि दी जाती है। रिगार्डेड आपका जो है राइट वर्ड हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, बिगिनिंग ऑफ द क्रॉस, एक तरह से इसको क्या क्या माना जाता है, शॉपिंग सीजन का की शुरुआत। अब देखो मोस्ट डैश रिटेलर, तो ये मैं आपको बताऊं कि ये मोस्ट जो है देखो मोस्ट लगा है, उसके बाद क्या है डैश और ये रिटेलर, ठीक है। तो क्या होगा, मोस्ट मेजर रिटेलर या मोस्ट, एक मिनट, हाँ सेकंड हो गया ना, मोस्ट डैश रिटेलर्स ओपन अर्ली, हाँ मोस्ट डैश है ना। तो देखो क्या होगा, मोस्ट मेजर रिटेलर्स या मोस्ट इन्फ्लुएंशियल रिटेलर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट कंसीडरेबल। इसका मीनिंग हमको देखना पड़ेगा, क्या लिखा हुआ है, मोस्ट मेजर रिटेलर्स ओपन अर्ली एंड प्रमोशनल डैश टू, अच्छा तो मोस्ट मेजर रिटेलर्स ओपन, यहां पर जो है दोस्तों मोस्ट मेजर, मतलब यहाँ पे एक वर्ड है मेजर, ठीक है, मेजर यहाँ पर आने वाला है, क्यों, क्योंकि देखो मोस्ट मेजर, तो यहाँ पे मेजर का मतलब होता है बिग, ठीक है। यहाँ पर मेजर का क्या मतलब है, बिग रिटेलर्स, ऐसे रिटेलर जो बड़ी शॉप्स हैं जिनके पास, उन रिटेलर्स की यहाँ पर बात की जा रही है कि ज्यादातर जो बड़े बड़े जो रिटेलर शॉप वाले जो लोग हैं, ठीक है ना, वो लोग क्या करते हैं, इन्फ्लुएंशियल का मतलब है बहुत पावरफुल, बहुत ताकतवर, तो यहाँ पर ताकतवर का सेंस तो हो नहीं रहा। कंसीडरेबल का मतलब होता है बहुत सम्मानित, जिनको बहुत हम लोग जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो इम्पोर्टेंस की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, साइज की बात हो रही है, ठीक है ना। मेजर जो है किसकी बात हो रही है, साइज की, रिटेलर किस तरह के रिटेलर, उनकी साइज में जो बड़े रिटेलर है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रिटेलर नहीं, बड़े रिटेलर। तो मेजर रिटेलर्स जो है ये सही हो जाएगा। देखो तो क्या होगा कि एक मिनट, थोड़ा सा हम लोग इसको क्लियर कर देते हैं, ठीक है। ओके अब ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे जो है क्या होगा कि मेजर, यहाँ पर मेजर का मतलब है बिग, तो जो बड़े बड़े जो रिटेलर्स हैं वो मेजर रिटेलर्स ओपन अर्ली, ये लोग क्या करते हैं इस दिन कि जल्दी अपनी शॉप खोल लेते हैं। और देखो एंड दोस्तों एंड आया तो मैंने आपको बताया था कि सेम सेंस के हम लोग वर्ड यूज करते हैं एंड के आगे और पीछे। मतलब यहाँ पर देखो ओपन अर्ली, जल्दी शॉप खोल लेते हैं, तो जाहिर सी बात है उसी तरीके का कुछ आगे भी शब्द है। एंड डैश प्रमोशनल सेल्स, की प्रमोशनल सेल्स को बढ़ाने की कोई बात हो रही है ना। देखते हैं क्या है हमारे ऑप्शन में, एंड ऑफर प्रमोशनल सेल्स मेक अवेलेबल पुट फॉरवर्ड कम अप विथ, क्या होगा, एंड ऑफर प्रमोशनल सेल्स या पुट फॉरवर्ड प्रमोशनल सेल्स या मेक अवेलेबल तो नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा, ओपन अर्ली करते हैं और क्या होगा कि प्रमोशनल सेल्स को क्या करते हैं, लोगों को जो क्लाइंट्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, उनको सेल्स जो है वो क्या करते हैं, ऑफर करते हैं, है ना, एक तरह से उनको प्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा ऑफर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, ऑफर मतलब प्रेजेंट, एक सेल्स प्रेजेंट करते हैं, उनको ऑफर करते हैं, ज़्यादा बेटर उनको डिस्काउंटेड प्राइस में चीज़ों को जो है उनको शोकेस करते हैं, उनको सेल करते हैं। तो ऑफर यहाँ पर बिल्कुल हमारा राइट वर्ड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑफर प्रमोशनल सेल्स टू, अच्छा आगे क्या, ऐसा क्यों करते हैं वो, टू डैश दी हॉलीडे शॉपिंग सीजन। तो जाहिर सी बात है कि ये जो हॉलीडे शॉपिंग सीजन है ये एक तरह से दुकानदारों के लिए सोने पर सुहागा है, एक तरह से उनके लिए फायदे का सौदा है, कमाई का जरिया है, आप बोल सकते हो। एक ही सीजन में वो बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे उनको ज़्यादा फायदा होगा, बेनिफिट होगा, ज़्यादा वो प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो यहाँ पर इसी तरीके का कुछ सेंस निकल कर आ रहा है कि वो क्या करते हैं, बहुत सारा सेल्स ऑफर करते हैं प्रमोशनल, टू डैश द हॉलीडे शॉपिंग सीजन। देखते हैं, टू डैश दी हॉलीडे शॉपिंग सीजन, टू किक ऑफ या फिर स्टार्ट आउट या सेट ऑफ या स्टार्ट ओवर, क्या होना चाहिए, टू किक ऑफ, ठीक है,
किक ऑफ दी हॉलीडे शॉपिंग सीजन। ठीक है, किक ऑफ का मतलब होता है टू टेक बेनिफिट ऑफ। किक ऑफ का मतलब होता है आप बोल सकते हैं कि क्विक स्टार्ट। ठीक है, क्विक स्टार्ट आप बोल सकते हैं। किक ऑफ मतलब क्विक स्टार्ट, और आप बोल सकते हैं ये किक ऑफ मतलब ये स्टार्ट क्विक है ना, स्टार्ट आउट तो नहीं होगा। टू सेट ऑफ, सेट ऑफ का मतलब होता है एक एस्टैब्लिश करना। सेट ऑफ का मीनिंग होता है टू एस्टैब्लिश। ठीक है, या स्टार्ट आउट का मतलब होता है टू स्टार्ट, और स्टार्ट ओवर। तो स्टार्ट ओवर मीन्स एक तरह से टू रीस्टार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट हमारा फ्रेजल वर्ब है वो ए वाला है ना, किक स्टार्ट, एकदम क्विक स्टार्ट, एकदम। किक ऑफ का मतलब है एकदम स्पीड अप, आप बोल सकते हो स्पीड अप। उसको क्या करना, एक स्पीड प्रोवाइड करना। ठीक है, एक तरह से किक स्टार्ट प्रोवाइड करना। तो किक ऑफ जो है हमारा बिल्कुल फिफ्थ वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो टू किक ऑफ दी, यहाँ पर आपका किक ऑफ, ठीक है ना, किक ऑफ हो जाएगा किक ऑफ द हॉलीडे शॉपिंग सीजन, उसको एकदम रीस्टार्ट करना। ऑफन 3 days फॉलोइंग थैंक्सगिविंग। अच्छा आगे देखते हैं थोड़ा सा। ऑफन द 3 days फॉलोइंग थैंक्सगिविंग आर हॉलीडेज देयर बाय इंक्रीजिंग। अच्छा मतलब ये जो थैंक्सगिविंग है उसके 3 दिन, उसके अगले 3 दिन तक जो है छुट्टियां रहती है, और इससे क्या होता है कि इससे इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ डैश शॉपर्स, तो जो शॉपर्स हैं उनकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है। तो इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ, 6 में क्या है, फ्यूचर शॉपर या पोटेंशियल शॉपर, या इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ हिडन या लाइकली। तो जाहिर सी बात है क्या, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पोटेंशियल शॉपर। ठीक है, पोटेंशियल शॉपर का मतलब होता है, जाहिर सी बात है इतनी छुट्टियां हैं तो वहां पर लोग भी ज्यादा आएंगे। ठीक है, लोग ज्यादा आएंगे तो शॉपर्स भी होंगे, शॉपिंग भी करेंगे, है ना। पोटेंशियल मतलब जिनके एबल शॉपर्स, जो लगता है हमको कि हाँ ये लोग जो है चीजें खरीद सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं, उनको पोटेंशियल शॉपर कहा जाता है। ठीक है, फ्यूचर भविष्य के या छुपे हुए शॉपर ये सब नहीं होगा। ठीक है, पोटेंशियल शॉपर जो है हमारा बिल्कुल राइट वर्ड है। आप देखें कि यहां पर आपका हो गया नंबर ऑफ पोटेंशियल शॉपर्स। आगे देखते हैं। इट हैज डैश बीन द बिजिएस्ट शॉपिंग डे ऑफ द ईयर सिंस 2005। क्या कहा जा रहा है कि ये जो है इट हैज डैश दी बीन द डैश बीन, इट हैज डैश बीन द बिजिएस्ट शॉपिंग डे, ये जो है अभी तक का सबसे बिजिएस्ट शॉपिंग डे माना गया है। कब से, 2005 से। ठीक है, तो इट हैज क्या होगा, कंसिस्टेंटली, है ना। इससे इट हैज क्या होगा, क्यों, क्योंकि सिंस 2005 है, इसका मतलब लगातार। ठीक है, सिंस 2005, इसका क्या मतलब है कि 2005 से आज तक क्या हुआ, कंसिस्टेंटली बीन, कंसिस्टेंटली मतलब बिल्कुल लगातार, बिना रुके, कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी साल इस तरह का उसमें शॉपिंग नहीं हुई, बिल्कुल कंसिस्टेंट तरीके से। ठीक है, ऑर्डिनरीली, नॉर्मली, रूटीनली ये सब नहीं होने वाला, लगातार जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। 7th वाला हमारा हो गया कि इट हैज कंसिस्टेंटली, लगातार, बीन द बिजिएस्ट शॉपिंग डे ऑफ द ईयर सिंस 2005। तब से जो है सबसे लगातार ये सबसे बिजिएस्ट शॉपिंग डे, कौन सा दिन भाई, ये इसके जस्ट सेकेंड वाला दिन, कौन सा, ब्लैक फ्राइडे के सेकेंड डे की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। द अर्लीस्ट डैश ऑफ द यूज ऑफ द फ्रेज ब्लैक फ्राइडे। तो अर्लीस्ट क्या, उसकी जो साइन है या कुछ इस तरह से कि भाई एक प्रमाण है, जो सबसे पुराना प्रमाण जिससे ये ब्लैक फ्राइडे, अर्लीस्ट क्या, साइन होगा या मार्क होगा या एविडेंस होगा। तो यहाँ पर जो है द अर्लीस्ट सजेशन तो नहीं होने वाला है, अर्लीस्ट साइन हो सकता है, मार्क हो सकता है, एविडेंस। तो यहाँ पर हम देखना पड़ेगा अर्लीस्ट एविडेंस होगा क्या, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द यूज ऑफ फ्रेज ब्लैक फ्राइडे। हाँ, एक सबूत की बात हो रही कि जो सबसे पुराना जो सबूत पाया जाता है ब्लैक फ्राइडे के यूज का, शॉपिंग सजेस्ट दैट इट ओरिजिनेटेड इन
फिलाडेल्फिया, क्या सजेस्ट होता है कि इसका जो ओरिजिन जो है इसका कहाँ पर हुआ है, फिलाडेल्फिया में हुआ है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर मार्क तो नहीं होगा, एक मिनट, फर्स्ट पर आ गए, हाँ मार्क तो यहाँ पर नहीं होगा। अर्लीस्ट क्या होना चाहिए, ऑप्शन क्या है हमारे पास, अर्लीस्ट मार्क मतलब पॉइंट होता है, बिंदु होता है, साइन, यहाँ पर सबूत की बात हो रही है ना, एविडेंस, ठीक है। अर्ली सबसे पहला, सबसे पुराना जो प्रमाण जिसको कहते हैं, तो जो है एविडेंस, दैट इज द राइट वर्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द यूज ऑफ, कि ये सबसे पुराना जो प्रमाण कि ये ब्लैक फ्राइडे यूज किया गया वर्ड शॉपिंग, क्या इन द शॉपिंग डैश सजेस्ट दैट, तो क्या होगा, शॉपिंग हिस्ट्री में या शॉपिंग पास्ट में देख लेते हैं, इन द शॉपिंग सिचुएशन, नहीं से शॉपिंग सेटिंग, देखो दोस्तों शॉपिंग वर्ड है, शॉपिंग के साथ सिचुएशन, शॉपिंग सिचुएशन नहीं होता है, शॉपिंग सेटिंग नहीं होता है, शॉपिंग बैकग्राउंड नहीं होता है, शॉपिंग कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। क्या होगा, शॉपिंग के कॉन्टैक्ट्स में, मतलब शॉपिंग के सेंस में एक तरह से, ठीक है, शॉपिंग के मायने में, तो कॉन्टेक्स्ट जो वर्ड है ये मीनिंगफुली बिल्कुल राइट है हमारा, ठीक है। तो ये शॉपिंग, ब्लैक फ्राइडे इन अ शॉपिंग, क्या है, कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट सजेस्ट दैट इट ओरिजिनेटेड, क्या सजेस्ट करता है कि इसकी जो शुरुआत है, जो सबसे पहले के कुछ प्रमाण मिलते हैं उससे ये हमको समझ में आता है कि ये जो ब्लैक फ्राइडे जो वर्ड है, सबसे पहले शुरुआत इसकी कहाँ पर हुई थी, फिलाडेल्फिया में हुई थी, ठीक है ना। आगे, वेयर इट वॉज यूज टू डिस्क्राइब, जहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता था किस चीज को डिस्क्राइब करने के लिए, किस चीज को डिस्क्राइब करने के लिए, एक बहुत ही भारी और डैश ट्रैफिक, दोस्तों हैवी मतलब ये आपका एक नेगेटिव सेंस का क्या है, एडजेक्टिव है, जो कि किसके लिए इस्तेमाल किया गया, ट्रैफिक के लिए, है ना। जाहिर सी बात है यहाँ पर एंड आ गया, इसका मतलब जो ये नेगेटिव सेंस का एडजेक्टिव है, यहाँ पर भी आपका एक एडजेक्टिव आने वाला है, ठीक है, एक एडजेक्टिव आपका आएगा और नेगेटिव सेंस का एडजेक्टिव आने वाला है, और वो जो है इस ट्रैफिक के लिए ये एडजेक्टिव आएगा, ठीक है। तो 10th वाला हम लोग देख लेते हैं, देखो डिस्टर्बिंग, जाहिर सी बातें हो सकता है, मेडलिंग, इंटरफेयरिंग या डिसरप्टिव। तो जो सबसे खराब जो नेगेटिव सेंस का वर्ड है वो है डिसरप्टिव, ठीक है, डिसरप्टिव बिल्कुल, जिसको आप बोल सकते हो कि एक वेरी बैड सेंस में, वेरी बैड, या फिर ठीक है वेरी डिस्टर्बिंग, वेरी डिस्ट्रैक्टिंग, ये सेंस में इसका मीनिंग निकल कर आएगा, ठीक है। डिसरप्टिव का मतलब एक तरह से अनकंट्रोलेबल या डिसऑर्डरली। अनकंट्रोलेबल, बिल्कुल ऐसा ट्रैफिक था कि जो कंट्रोल से बाहर था, या डिसऑर्डर था, बिल्कुल इधर उधर, कोई उसमें प्रॉपर सिस्टमेटिक नहीं था, ठीक है। इस वर्ड को जो है हम लोग इसमें हमारा राइटली यूज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हैवी, एकदम नेगेटिव है, और डिसरप्टिव जो ट्रैफिक है, दैट अकर्ड ऑन द डे आफ्टर थैंक्सगिविंग, ये उस थैंक्सगिविंग के दूसरे दिन ये सब ट्रैफिक व्यवस्था गड़बड़ हुई थी, इसलिए उसको ब्लैक फ्राइडे नाम दिया गया। द यूसेज ऑफ टर्म ब्लैक फ्राइडे, तो इसका जो इस्तेमाल है, इसका जो यूज है, उपयोग है ब्लैक फ्राइडे का, डैश बैक टू एटलीस्ट 1961, ये कब इसका इस्तेमाल किया गया था इस शब्द का, तो क्या होगा, डेट्स बैक या टेक्स बैक या अकर्स बैक या गोज बैक, जाहिर सी बात है दोस्तों क्या होगा, डेट्स बैक। डेट्स बैक ये आपका जो है एक पूरी तरीके से एक फ्रेज है, ठीक है। डेट्स बैक इसी तरीके से हम लोग इसको यूज करते हैं, ये आपका फ्रेज है, डेट्स बैक टू, इसका मतलब है कि सिंस द टाइम, है ना, उसको इस तरीके से हम कहते हैं कि सिंस अ पर्टिकुलर टाइम, इसका मीनिंग निकल कर आता है सिंस अ पर्टिकुलर टाइम, कि उतने समय से, उस पर्टिकुलर समय से। और ये जो है आपका
पूरा का पूरा एक फ्रेज है। तो यहाँ पे जो है हमारा जो है फर्स्ट वाला राइट हो गया, 11th वाला। चलिए, तो दोस्तों इसी के साथ जो है हमारा ये वाला क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हुए। ठीक है, और 10 क्वेश्चंस हमने किए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है अलग क्वेश्चन है दोस्तों, सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। देखो आपके सामने क्या लिखा हुआ है, एक ऑल्टरनेटिव इसमें है, इसके 4 ऑप्शंस हैं। इस पार्ट में आपको देखना है कि कुछ एरर है या फिर नो इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। They have done lot of researches before making a film। तो they have done lot of researches। दोस्तों ये जो lot of है इसको हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। या तो हम लिखेंगे a lot, ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से a lot of, और उसके बाद जो है प्लूरल नाउन। या तो इसको ऐसे हम लिखेंगे, या फिर दूसरा तरीका है lots of, ठीक है, लॉट्स ऑफ, और यहाँ पर जो है सिंगुलर नाउन। ये 2 तरीके हैं इसको लिखने के। ठीक है, तो लॉट्स ऑफ, तो ये आप देखो कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो दोनों ही हमारे नहीं हैं। ठीक है, अ लॉट ऑफ जो है, अ लॉट ऑफ लिखा हुआ है और ये प्लूरल नाउन यहाँ पर दिया हुआ है। अ लॉट ऑफ लिखा है, यहाँ पर सिंगुलर नाउन दिया हुआ है, और यहाँ पर जो है क्या लिखा है, लॉट्स ऑफ लिखा है और यहाँ पर प्लूरल नाउन दिया हुआ है। तो एक चीज आप याद रखें, इस पर्टिकुलर वर्ड के लिए जो राइट क्या होगा, या तो होगा अ लॉट ऑफ, है ना, प्लूरल नाउन, या लॉट्स ऑफ के बाद जो है ये होने वाला है रिसर्चेस। अगर ये होता लॉट्स ऑफ रिसर्च, ये क्या होता, लॉट्स ऑफ रिसर्च होता, तो भी हमारा सही होता। लेकिन दोस्तों ये जो रिसर्चेस जो है ये प्लूरल नहीं होता है, इसका जो प्लूरल फॉर्म है वो भी रिसर्च ही होता है। मतलब ये जो वर्ड है रिसर्च, ये हम लोग कॉमनली जो है ES इसमें हम नहीं लगाते हैं। इसका मतलब जो है हमारा राइट आंसर जो है क्या होगा, ये हो जाएगा अ लॉट ऑफ रिसर्च। ये कॉमन वे, ये क्या है आप बोल सकते हो एक तरह से कॉमन वे ऑफ राइटिंग। कि रिसर्चेस नहीं लिखते हैं हम लोग, रिसर्च लिखते हैं, याद रखना। तो रिसर्च को ही आपको क्या समझना है, प्लूरल नाउन समझना है। मतलब हमारा जो है राइट बी वाला हो जाएगा कि दे हैव डन, क्या होगा, अ लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ बिल्कुल चलेगा। और रिसर्च ये आपका सिंगुलर नहीं है, प्लूरल, बट हम इसको ES नहीं लगाएंगे इसमें, ठीक है ना। अ लॉट ऑफ रिसर्च बिफोर मेकिंग द फिल्म, ठीक, बी वाला हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, ये हमारा जो है एरर करेक्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, एरर इसके अंदर इस पार्ट में एरर है, हमको देखना है कि कौन से वर्ड में हमारा एरर है। ठीक है, किस वर्ड को हमको रिप्लेस करना है या किस में करेक्शन रिक्वायर्ड है। चलिए देखते हैं। whenever I went to the cinema, I bought myself popcorn and coke for the special treat, for a special treat। क्या कहा जा रहा है कि whenever, जब भी, है ना, whenever I went to द सिनेमा, कि जब भी मैं सिनेमा गया, सिनेमा मतलब जब भी मैं मूवी देखने गया, आई बॉट माई सेल्फ पॉपकॉर्न एंड कोक फॉर अ स्पेशल ट्रीट। तो whenever I went to the cinema, I bought, ठीक है, आई क्या किया मैंने, मैं अपने खुद से लेके गया। आई बॉट माई सेल्फ पॉपकॉर्न, मैंने खुद से जो है पॉपकॉर्न लेकर आया मैं। और मैं क्या लेकर आया, मैं पॉपकॉर्न और कोक लेकर आया। किसके लिए, फॉर अ स्पेशल ट्रीट, किसके लिए, एक स्पेशल ट्रीट के लिए। अच्छा, तो कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। देखो whenever I वर्ब का सेकंड फॉर्म कहाँ गया, सिनेमा गया। I bought, मैं लेकर आया। देखो ये तो हमारा करेक्ट है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। पूरा जो सेंटेंस है वो हमारा पास्ट टेंस में है। सेंटेंस हमारा किसमें है, पास्ट टेंस में है। ठीक है, तो whenever I went to a cinema, I bought, मैं लेकर आया, myself मतलब अपने आप से, पॉपकॉर्न लाया और कोक लाया, फॉर अ स्पेशल ट्रीट, की एक स्पेशल ट्रीट के लिए मैं इसको लेकर आया। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे किसी के लिए नहीं लाना होता है। ठीक है, यहाँ पे स्पेशल ट्रीट आप किसी के लिए ला रहे हो, आपकी तरह। ये जो दोनों चीजें जो है वो खुद ही अपने आप में क्या है, एक ट्रीट है। तो यहाँ पर फॉर आपका रॉन्ग हो गया और इसके बदले एज प्रीपोजिशन, एज कंजंक्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। देखो व्हेनेवर, जब भी मैं सिनेमा हॉल जाता हूँ और तो मैं क्या लेके आया, खुद से कुछ पॉपकॉर्न लाया और
कोक लाया। और ये दोनों क्या है दोस्तों, एज अ स्पेशल ट्रीट, एक स्पेशल ट्रीट की तरह, किसी स्पेशल ट्रीट के लिए नहीं, स्पेशल ट्रीट की तरह। तो ये कंपेयर करने वाली बात हो रही है। क्यों? क्योंकि ये जो हम लोग नाश्ता वगैरह लेते हैं ये एक तरह से ट्रीट होता है, मतलब एज हमारा राइट है, मतलब रिप्लेसमेंट जो है वो किस में होने वाला है, फॉर में। ठीक है, फॉर में रिप्लेसमेंट होने वाला है। डी वाला जो है दोस्तों हमारा सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम पैटर्न का एरर का क्वेश्चन है आपका। कैन एनीवन टेल मी व्हाट डिड वी लर्न इन मैथमेटिक्स यस्टरडे। देखो क्वेश्चन पूछा जा रहा है और क्या बताया जा रहा है, कैन एनीवन टेल मी, क्या कोई मुझे बताएगा, व्हाट डिड, अच्छा व्हाट डिड वी लर्न इन मैथमेटिक्स यस्टरडे। देखो दोस्तों अगर इसको पढ़ोगे आपको ऐसा नहीं लग रहा है इसमें दो क्वेश्चन है ना, दो क्वेश्चन है एक ही क्वेश्चन के लिए। कैन एनीवन टेल मी, एक तो यहाँ से है कि कैन एनीवन टेल मी, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका एक क्वेश्चन है। और फिर ये व्हाट डिड वी लर्न, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। मतलब कुछ तो गलत है ना। तो कैन एनीवन टेल मी व्हाट, ये हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। कि भाई इसका सीधा हम इस तरीके से कहेंगे कि कैन एनीवन टेल मी व्हाट वी लर्न, हमने क्या सीखा, क्या कोई मुझे बताएगा कि हमने क्या सीखा मैथ्स में कल, क्या कोई मुझे ये बताएगा कि कल हमने मैथ्स में क्या सीखा, है ना। व्हाट डिड वी लर्न, है ना, ये नहीं होगा। मतलब जब आपका ऑलरेडी कैन ने जो है इंट्रोगेटिव फॉर्म बना दिया तो फिर ये डबल से आपको कोई दूसरा वाला ऑक्सिलरी वर्ब जो है लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है ना, तो एरर हमारा जो है इस पार्ट में है, सी वाला जो है हमारा राइट ऑप्शन हो गया। ठीक,